बहुत अच्छा प्रश्न आता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना आपके 6 पारियों में से 2 से 3 पारी में ये पेपर प्रश्न छप चुका है, याद कर लीजिएगा। क्या है सर प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना कहते हैं, इसमें से एक प्रश्न यह आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत कब किया गया था? 1976। 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत नए शब्द जोड़े गए, कई सारे नए शब्द जुड़े थे। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में। तो 1976 में 3 नए शब्द भारत की संविधान की जो प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। कौन कौन से शब्द थे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके लोगों, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने, विचार अभिव्यक्ति सबकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले लोगों को, और सबकी गरिमा, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो ये जो शब्द दिए गए ना, एक तो अखंडता वाला है और ये एक समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वाला। ये प्रश्न इतने पूछे गए हैं, क्या बताऊं, ये तुम्हारे पेपर में छप चुका है ना। वो लिफाफा भले ही बंद हो, लेकिन मैं आंखें बंद करके माँ सरस्वती का ध्यान लगाता हूँ तो मुझे वो वापस वो पेपर में लिखा हुआ जो प्रश्न है वो मेरे आगे से यूं चलने लग जाते हैं, खटाखट 120 के 120 प्रश्न। इसीलिए तो 8-10 मैराथन में वो सारे प्रश्न करवा दूंगा। तो लीगल तरीके से काम करो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। मेहनत इतनी करो कि सारे क्वेश्चन आ जाए। तो भाई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, भारत किसी भी पंथ को नहीं मानेगा, समाजवादी और जिसमें सभी वर्गों का कल्याण हो और अखंडता, भारत एक रहना चाहिए। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वीकार किए गए थे। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें जोड़े गए थे। इसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल कह सकते हैं। एक प्रश्न यह आएगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, मिति माघ से शुक्ल सप्तमी, संवत 2006, विक्रम संवत 2006 में 57 जोड़ लो, 2083 आते हैं, 83 आते ना। 2006 के अंदर विक्रम संवत 2006 विक्रमी संवत है। अच्छा, उस समय विक्रम संवत 2006 था, तो उसके अंदर अभी 80 और जोड़ोगे तो आ जाएगा 1949 के बाद में, तो वो वर्तमान में 2080 के आसपास है। संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। यह भी पूछा जाएगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यह प्रश्न हो जाता है। 57 वर्ष तो आगे है, बाकी वर्तमान में ईस्वीसन से कितना आगे है वो जोड़ोगे तो आएगा। तो ये हो गया, एक ये हो गया, बार बार पूछा जाता है। एक अभी प्रश्न बड़ा शानदार पूछा गया कि संविधान कि भारत के जो संविधान को हाथ से किसने लिखा था? 6 महीने लगे थे, जो संविधान के 6 महीने लगे थे, और वो बैठ करके जो है संविधान सभा का जो कक्ष है वहां पर, वर्तमान का संसद भवन, 6 महीनों में उन्होंने लिखा था। तो हाथ से प्रति किसने तैयार की थी? ये प्रश्न अभी आया था पेपर महीने भर पहले ही। बताओ किसने तैयार किया था? चित्रांकन है, इसमें 22 चित्र हैं भारतीय इतिहास के, और चित्रकार का नाम याद कर लो, नंदलाल बोस, इंपोर्टेंट है। और राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत का नाम तो आप जानते ही हो, कृपाल सिंह शेखावत। संविधान सभा के पदाधिकारी में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद जी सिन्हा है, और अस्थायी उप सभापति पूछ रहे हैं तो फ्रैंक एंथोनी थे, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.एस. मुखर्जी थे, उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे, अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद है। तीनों बातें अलग अलग है। संवैधानिक सलाहकार का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सलाहकार कौन था? तो आपके B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिंह राव, एडमिट कार्ड में बता दूंगा, सब रखो। B.N. राव थे। सचिव वगैरह, प्रवक्ता वगैरह छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान की मूल हस्त लिखित प्रति या कॉपी किसने तैयार की थी? प्रेम से बोलो बांके बिहारी की, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो से याद हो जाएगा, प्रेम बिहारी जी ने हाथ से लिखा था, है ना। हाथ ऊपर उठा के बोलो, प्रेम से हाथ ऊपर उठा के बोलो, प्रेम बिहारी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा,
भले 1-1 लाख की कोचिंग करके भी आ गए हो ना, उन बच्चों को भी ये क्वेश्चन पता नहीं है। ठीक है, ये मत समझना कि 4th ग्रेड समझ करके यूं, है ना, फ्लावर मत समझना है, फायर है ये। यूं मत समझना कि यूं हर कोई कर लेगा। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी ने अगर शिद्दत से पढ़ा है तो उसी को आएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ने वालों को भी नहीं आते, भले कितना ही होशियार हो। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, प्रेम से बोलो, हाथ ऋ उठा के, हस्तलिखित कॉपी। क्लास में तो याद करवाता हूं, इसीलिए तो तुम लोग मेरे को प्यार करते हो, बाकी मेरी शक्ल कौन सी ऋतिक रोशन से मिलती है। आगे आ जाओ, भारतीय संविधान की विशेषताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने भारतीय संविधान को देखा, अभी भी भारतीय संविधान की कई सारी बातें मुझे आपको बतानी है। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। सिलेबस का जो सेकंड टॉपिक है आपका, वह यह है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। मैं फटाफट बताऊंगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी ने तैयार नहीं किया जितना हमारे यहाँ। सर इतने बड़े संविधान की क्या खासियत है? अरे भाई 395 तो मूल अनुच्छेद है, उसमें मूल 22 भाग और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में हम बात करें 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है और 5 परिशिष्ट वगैरह। तो इस तरह से अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। आंतरिक मामलों में हम क्या है, सर्वोच्च है, इसलिए हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहां पर है वो आपका राष्ट्रपति है, वो गणतंत्र का हेड होता है, तो ये आपके बताया गया है। फिर हमारा संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म की मूल अधिकार में स्वतंत्रता दी गई है और प्रस्तावना में भी कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। ये प्रस्तावना में भी कहा है। और मूल अधिकार जो आपके अनुच्छेद 25 में जो कहा गया है कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अभी उनकी बात करेंगे। 25, 26, 27, 28 ये 4 है। ओके। संसदीय प्रणाली है हमारे देश, हम बात करें हमारे यहां पर संसदीय प्रणाली, जहां कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति। तो ये भी प्रश्न आता है। हमारे यहां पर एकात्मकता का भाव भी है और संघात्मकता का भाव है। केंद्र राज्य के अधिकार स्पष्ट है। आपातकाल में केंद्र एकरी नागरिकता, ये एकात्मकता की बात है। एकरी नागरिकता, आपातकाल में केंद्र का कंट्रोल और अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS IPS होते हैं तो कहीं भी लग सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो वो एक उसकी बात हो रही है। ठीक है, और एकात्मक भाव के साथ संघ का भाव भी है। संघ का मतलब जितने राज्य भी है, केंद्र भी है, सब मिलकर काम करेंगे, तो आपके यूनियन का भाव भी है। और एकात्मकता, जैसे अमेरिका में है कुछ कुछ भाव, वो भी है यहाँ पर। तो संघ और एकात्मक दोनों मिले जुले स्वभाव के हैं हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी पर लागू होते हैं। वयस्क मताधिकार है कि लकड़ों के लाडे जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, जहां पर अनुच्छेद जो आपके हैं 352, फिर आपके अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल जो है आपका 360, ये राज्यों के अंदर लगाया जाता है और ये होता है आपका राष्ट्रपति शासन। ये भी आपके प्रावधान संविधान के अंदर किए गए हैं और ये हो गया आपके वित्तीय आपातकाल। मूल अधिकार नागरिकों के लिए लागू किए गए हैं आपके संविधान के भाग 3 के अंदर। चलो कौन से हैं हम बात बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में, और मैंने वादा किया है क्लास से बाहर कंटेंट, ये जो कंटेंट है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो संविधान के आपके भाग 3 के अंदर, हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, है ना, 12 से लेकर के 35 तक आपके मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार कितने हैं सर? अरे भाई 6 मूल अधिकार है। एक 7वां जो था, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, वो अब हटा दिया गया है और उसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। तो अब संपत्ति आपका मूल अधिकार नहीं रहा, अब वो एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो अब 6 मूल अधिकार कौन से हैं सर? देखो भाई, पहला मूल अधिकार तो मानव होने के नाते ही हमसे छीने नहीं जा सकते, इसलिए संविधान के भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो पहला समानता का अधिकार है।
कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, फिर अनुच्छेद 15 के अंदर है आपका धर्म भाषा के आधार पर स्वतंत्रता, फिर 16, फिर आपका 17, फिर आपका 18। तो ये आपका 14 से लेकर 18 तक है वो आपके समानता की बात है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में प्रश्न आता है कि स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां पर आपसे शामिल की गई है। घूमने फिरने, बोलने की आजादी, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। यूं नहीं कि भारत को ही गाड़ी निकालनी स्टार्ट कर दो, ना ही जूते पड़ेंगे, फिर वो आपको ले जाकर के जेल में बंद किया जा सकता है, देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, बंधनों के साथ में आपको बोलने का अधिकार है। मूल अधिकार भी बंधनों के साथ में प्राप्त है। अनुच्छेद 21 इसमें ही आता है। अनुच्छेद जो 21 है, अभी पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था, अनुच्छेद जो 21 है वो क्या है सर? देखो, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। आपके जीवन पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अगर किसी भी तरह का, अगर वायु प्रदूषण भी है अगर आपके ऊपर, है ना, तो वो कई तरह की चीजें, आपके जीवन को खतरा है, कई सारी चीजें हैं, वो अनुच्छेद 21 के अंदर आ जाती है। जीवन का अधिकार वो 21 में, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं 19 के अंदर है। ये ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, बता देता हूं। 22 तक स्वतंत्रता है। फिर तीसरा मूल अधिकार है, शोषण नहीं कर सकते आपका, छोटे बच्चों का शोषण वो नहीं हो सकता। बाल श्रम और खतरनाक कामों में निषेध, ये 23-24 में हो गया, शोषण हो गया। शोषण के बाद में अनुच्छेद जो है 25, 26, 27, 28 में धर्म की स्वतंत्रता है। तुम्हारी इच्छा है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी तुम चाहो उस धर्म को मान सकते हो, उसका पालन पोषण, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये 25 से स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर है पांचवा जो है वो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में आप अपनी संस्कृति, शिक्षा संस्थाएं वगैरह इनको बढ़ावा दें। ये सारी बातें हैं। बढ़िया नरेश, धन्यवाद भाई। आगे देखो, अनुच्छेद जो लास्ट वाला है, अब एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि आपका मूल अधिकारों की जो आत्मा है ना वो कौन है? मूल अधिकारों की आत्मा, तुम्हारी बॉडी में से तुम्हारी आत्मा निकाल दी जाए तो क्या रह जाए? गुरुजी, खाली शरीर एक वस्त्र है और आत्मा हमारी बॉडी से अगर निकल गई तो शरीर तो एक वस्तु की तरह नीचे गिर के पड़ जाएगा। आज मदन सर जो तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, हाव भाव कर रहे हैं, जितनी उम्र लिखी हुई है तब तक बोल रहे हैं, हाव भाव है, और जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन यूट्यूब पे वीडियो रह जाएंगे। हाँ, भगवान थारी मारी सबारी उम्र है वो घनी लंबी करे। चलो आगे बात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक आत्मा है तब तक सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो जब तक मूल अधिकारों के अंदर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तब तक सब कुछ है, उसके बाद में तो डेड बॉडी है। हाँ, संवैधानिक उपचारों, जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की आत्मा माना गया है। लेकिन संविधान की आत्मा किसे कहते हैं ये भी लिख लेता हूं, नोट करके, यहां लिख लूं, नोट करके लिखो। संविधान की आत्मा ये किसे कहा गया, कोई बताएगा मुझे? अब वो कौन था जो अभी कह रहा था पेपर तो सर सरल ही आवे है ना, पेपर तो सरल ही आवे सर, पेपर सरल आता है, मुझे भी पता है, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना और सही उत्तर देना वो एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है। और दुखेशवनु द्विग्न मन सुखेशु विगत स्प्र वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रोचिते। सुख और दुख, प्रेशर और नॉर्मल सिचुएशन में जो स्थिर बुद्धि वाला है वही सक्सेसफुल माना जाता है। वही जो स्थिर बुद्धि वाला है वो हमेशा विजेता बनता है। तो ये प्रस्तावना को कहा गया है, ये कहा गया है, अंबेडकर ने कहा था प्रस्तावना को। किसको कहा था? तो तुम लोग कैसा दिमाग रखोगे, जैसा गीता में कहा गया है वैसा। ये किसने कहा था? अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। हाँ, तो मूल अधिकार 6 हो गए, और ये 6वां है वो आप, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, इसके तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, याद हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कि हमारे नागरिकों के लिए मूल अधिकार है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। नीति निर्देशक तत्व जो प्रश्न आता है, संविधान के भाग
संविधान के भाग 4 के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अब इसमें अनुच्छेद जो 40 है ना वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 51 है तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हो जाता है। ऐसे याद करना। नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। मौलिक कर्तव्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। नागरिकों के लिए संविधान के भाग इसी 4 के अंदर 4 क जोड़ा गया और इसी भाग 4 क के तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया और वो अनुच्छेद है वो आपका कौन सा हो जाता है? अनुच्छेद हो जाता है 51 क। तो अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य है? नागरिकों के लिए पहले 10 थे और बाद में 11 कर दिए गए। 11 मूल कर्तव्य। एक बात ध्यान देना कि 11 जो मूल कर्तव्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 4 क में कब जोड़े गए थे मैं इसकी बात करूंगा। ये मूल कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लिखो इसको, आया है प्रश्न। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर 1976 वही 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत इन्हें जोड़ा गया था। पहले तो ये 8 का कह रहे थे लेकिन बाद में 10 जोड़े गए और फिर बाद में जो 11वां जोड़ा गया ना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 86वां संविधान, ये प्रश्न आया है परीक्षा में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? अरे 2002 के अंदर, 2002 में। इसमें क्या कहा है सर? इसमें यह है कि हम माता पिता यदि संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के जो टिंगर है ना, उनको यहां पर शिक्षा दिलाओ। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, मेरा पर्सनली बच्चों से बहुत जुड़ाव है। जहां मैंने एजुकेशन ली, आज भी जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो मैं जा नहीं पाता हूँ, पिताजी को भेज देता हूँ, भाई को भेज देता हूँ। बच्चों के लिए विस्तार है, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स है, उनके लिए जो ट्रॉफी वगैरह होती है ना, उस टाइप से सांस्कृतिक गतिविधियों में मेरी इच्छा बहुत होती है मैं उनसे मिलके आऊँ, बात करूँ, तो है ना। आवाज आ रही? तो ये बच्चों के लिए है, संविधान में भी सोचा गया है। ठीक है, तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। आवाज सही आ रही बेटा? ओके। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वां। ABCD से भी याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य 51 क के तहत है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पेपर में छप गया है, समझ लो। आर्टिकल 21A भी है, बहुत बढ़िया। संविधान का अनुच्छेद 21A में भी है आपका, ये वाला देखने को मिल जाएगा, जो आपका 11वां वाला जो है ना, जो शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है, शिक्षा के। ये प्रश्न बार बार आते हैं, तो अनुच्छेद 21A में भी आता है और मौलिक कर्तव्य में भी है। ये बातें आप लोग, समान नागरिक संहिता 44 में है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो आपके 51 के अंदर है। बताओ पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रावधान किस में? बताओ पर्यावरण के बारे में किस नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है? 3-4 ही है, वेरी इंपोर्टेंट है। हाँ, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो मूल रूप से तो 10 थे और बाद में जो है आपका जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। अब आपको याद रखना है कि हम बात करें थी, हाँ, इसकी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर 2-3 बता देता हूं। एक तो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है, एक आपका अनुच्छेद 44 है, एक आपका अनुच्छेद 48 है, एक अनुच्छेद 51 है। हम इनकी बात करते हैं थोड़ा सा। 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के बारे में ये प्रश्न ज्यादा आता है, थोड़ा सा ग्राम पंचायतों के बारे में। ये है आपका नागरिक संहिता के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। और ये 48 है वो आपके पर्यावरण की रक्षा के बारे में।
4 ही बता रहा हूं, बाकी बताने को तो मैं 10 बता दूं, 100 बता दूं। अरे 100 क्या, मतलब 100 पेज में पढ़ा दूं। और लेकिन क्या होता है, कंटेंट कम से कम में ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए तो आउटपुट है वो ज्यादा प्राप्त होता है। बच्चा कहता है कि वाह सर आपने पढ़ाया था, मजा आ गया। ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 51 के अंदर है वो आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कम पढ़ाकर ज्यादा क्वेश्चन मिला दूं, तभी मैं अपनी शेखी बगारूं कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन मिला है। बाकी दुनिया भर का पढ़ा के वो अच्छी बात नहीं है, उसमें से तो प्रूफ आते ही आते हैं। लेकिन अभी कम पढ़ा, 4th ग्रेड जैसे पेपर में कम पढ़ाकर सारे मिलाएंगे। तो मेरे भाई ये याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ग्राम पंचायत, नागरिक संहिता, पर्यावरण, मूल कर्तव्य है भाग 4 क में है। मूल डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में है और ये 4 क में है। और हम बात करें अपना मूल अधिकार किस में हो जाते हैं, मूल अधिकार अपने भाग 3 में हो जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने साथी जुड़े हुए। आज मैंने बड़ी क्लास का प्लान कर रखा है, बहुत सारी, आज और कल में, चिंता मत करो। ये अच्छे प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारा बता दिया, पीछे कुछ नहीं छोड़ा है, अब इससे बाहर कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए, विश्व शांति के लिए, संपूर्ण शासन व्यवस्था के 2 ढांचे हैं। तो संघवाद की बात यहां पर कही गई है, केंद्र और राज्य की बात। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में पहली अनुसूची में संघ और भारत के बारे में है। अभी मैं एक फोटो के माध्यम से सारा समझाऊंगा। दूसरी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथी है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 उंगली जब मिलती है तब हम कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बात भाग जो अनुसूची शेड्यूल है भारतीय संविधान की, उस 5वीं में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, परीक्षा में प्रश्न आता है। देखो जो जो प्रश्न आएंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो 3 अनुसूची है भारतीय संविधान की। 7वीं अनुसूची के अंदर जो 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, संघ शक्ति के विषय, संघ के विषय, राज्यों के विषय, और समवर्ती सूची जिसमें स्टेट और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची के अंदर भारतीय जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो जो भारतीय भाषाएं हैं वो आपके पहले मूल रूप से 14 थी और अब 22 हो गई है, 8 और बढ़ गई है, वो 8वीं अनुसूची के तहत है। 7वीं 8वीं इंपोर्टेंट है। 10वीं जिसमें दल बदल लेते हैं, कोई भी नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया। 11वीं और 12वीं इंपोर्टेंट है। 11वीं पंचायतों से संबंधित है, 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। इससे ज्यादा इसमें कुछ विषय याद, मतलब ज्यादा याद नहीं रखना है। गांव के विषय आपके 29 और 18 है, वो आपके 9 कम हो गए। शहरों के अंदर थोड़ा सा इसका याद रखिए, है ना। अब संघ सूची के अंदर वर्तमान में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती में 52 है। अवशिष्ट शक्ति एक आता है कि आपकी ये संसद के पास होती है ना, अवशिष्ट शक्तियों का संसद के पास। 8वीं अनुसूची में कई सारी भाषाएं, ये आपको याद नहीं करनी है। ये जो अभी मैंने बताया था वो आपको ये याद करना यहां पर, है ना। हाँ जी, ये देखिएगा यहां पर। अब देखो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है थोड़ी पढ़ लेना, मैं जो जो इंपोर्टेंट करूं वही पढ़ना, बाकी मत पढ़ना। संघ के बारे में प्रथम अनुसूची में है। फिर आप देखोगे 5वीं अनुसूची कई बार पूछ ली जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति। 7वीं अनुसूची थोड़ा सा याद रखना, जो शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं और 10वीं, जो 9वीं है वो आपकी, 9वीं छोड़ दीजिए, 10वीं दल बदल, 11वीं और 12वीं। 11वीं ग्रामीण निकायों से संबंधित है और 12वीं नगर निकायों से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा देख लेना, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अंदर की चीजें नहीं पढ़नी ज्यादा। संविधान के स्रोत बहुत इंपोर्टेंट है। मैं बता देता हूं कि हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से मूल अधिकार अपनाए हैं, न्यायपालिका अपनाई है, और न्यायपालिका सर्वोच्च है। उसके लिए वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की जांच भी करती है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो मूल अधिकार वाला प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया है और या स्वतंत्र न्यायपालिका कहां ली है। इनमें भी ये ज्यादा पूछा जाता है मूल अधिकार। ये थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है, पढ़ लेना है। 1935 के अधिनियम से संघवाद को अपनाया है। मूल अधिकार अमेरिका से अपनाया है। उपराष्ट्रपति पद अभी सुर्खियों में है क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति है वो आपके
इस्तीफा दिया और अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं 15वें। तो उपराष्ट्रपति पद हमने अमेरिका से अपनाया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से होगी। ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई, संसद की शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई, कानून का जो है विधि का शासन वो वहां से अपनाया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने अपनाया है नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के भाग 4 के अंदर है। और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, कनाडा से संघ की बात करना। और उसके बाद आपातकाल की बात करना तो आपके जर्मनी। फ्रांस की बात करें तो गणतंत्र और प्रस्तावना के अंदर हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करते हैं, ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रश्न एक ये आता है कि समवर्ती सूची हमने कहां से अपनाई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई। रूस जो यूएसएसआर था पहले का, सोवियत संघ था, वहां से हमने मूल कर्तव्य अपनाए। तो मौलिक कर्तव्य कहां से अपनाए? सीपी राधाकृष्णन तो अभी 2 दिन पहले बने हैं 15वें उपराष्ट्रपति, ये नहीं पूछा जाएगा। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, ये पूछा जाएगा, ठीक है। जगदीप धनखड़ है वो 14वें उपराष्ट्रपति थे और झुंझुनू जिले के किठाना गांव से बिलोंग करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से अपने। और जापान की बात करें तो विधि के शासन की बात करते हैं। अब ये बाकी वाले तुम्हें पढ़ना नहीं है, जो मैंने बताया वही सेम है, ठीक है। ये सब सेम है जो मैंने बताया था। इसमें यही मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह ये ज्यादा पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन की बात करें तो 368 के तहत किया जाता है। और इसमें जो अभी लेटेस्ट का है, एक 42वां का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रस्तावना में संशोधन, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में कुछ सारे कई सारे जोड़े गए थे। 44वां 78 का है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लेटेस्ट है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंधित है, याद रख लेना। और फिर ये 100 के पार वाले भी करा देता हूं थोड़े से। 100वां है वो भारत बांग्लादेश सीमा से संबंधित था। 101वां है वो जीएसटी से संबंधित था। और 106वां है वो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लोकसभा, राज्य विधानसभा में। अनुच्छेद नहीं याद करना, नहीं याद करना, ठीक है, ओके। आगे आ जाओ। खत्म, टाटा बाय बाय। आज की क्लास में इतना ही था। वापस से बता देता हूं कि संविधान का अगर आपसे भाग पूछ लेवे, भाग 1 में तो संघ के बारे में है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, हाँ, भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। और उसके बाद में भाग 3 में मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और भाग 4(1) में है, जो अनुच्छेद 51(1) के अंदर है, वो आपके मौलिक कर्तव्य है। फिर आपके संघ आ जाता है, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, 52 से लेकर 151 तक। और फिर भाग 6 है, उसमें स्टेट आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 152 से 237 तक स्टेट की जो है आपकी राज्यपाल, उच्च न्यायालय, कार्यपालिका सब चलती है। लेकिन सेंट्रल की बात करें तो 52 से लेकर 151 टोटल 100 अनुच्छेद यहाँ हो जाते हैं। और यहाँ लगभग 80-90 अनुच्छेद इसमें हो जाते हैं। भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9(1) के अंदर आपकी कौन सी हो जाती है? नगर पालिकाएं हो जाती हैं, ठीक है। भाग 10 में अनुसूचित जाति, ये छोड़िए, ये बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान यहां पर हो गया, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 के अंदर यहां पर चुनाव हो गया। 16 के अंदर आपातकालीन प्रावधान हो गया। 15, 16, 17, 18 के अंदर, भाग 18 के अंदर। तो ये अनुच्छेद का एक शॉर्ट ढांचा है। ये अनुच्छेद जो 20 है, संविधान का जो भाग 20 है, उसमें संविधान संशोधन दिया गया है। पूरा संविधान ये है, ये पूरा संविधान है। ये पूरे एकदम बढ़िया, एकदम शानदार जो है क्लास हुई अपनी अच्छी। मुझे इस बात की खुशी है 1 घंटे की। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, बाकी बातों से कुछ होना जाना है नहीं। अभी तो 15-20 बार और लाइव आऊँगा एग्जाम तक, शॉर्ट से, यूट्यूब वीडियो से। 1 घंटे में सब कुछ करा दिया। देखो ज़्यादा याद क्या क्या रखोगे वो मैंने बता देता हूँ एक बार आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है ना, ताकि पता चले तुम्हें। देखो इधर ध्यान देना, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, फिर एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव। उसके बाद में जो है कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, जिसके तहत संविधान बनता है। टेलीग्राम ग्रुप चले जाओ, लिंक नीचे दिया हुआ है, पीडीएफ डाल रहा हूँ।
कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बारे में याद रख लेना। चुनाव कैसे होता है, 10 लाख की जनसंख्या पर होता है, और आजादी के बाद में 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू का याद रखना, पहली बैठक याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष याद रखना, 8 बड़ी समितियों के हेड के नाम याद रखना। उसके बाद में ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये अंगीकृत कब किया गया संविधान, वो भी याद कर लेना। उसके बाद में संविधान की अंतिम बैठक, ये आपके 24 जनवरी 1950, क्या क्या अपनाया गया था, सारी चीजें, कितने सत्र हुए, कितनी बैठक हुई, मूल रूप से संविधान में क्या क्या था, और ये प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे प्रस्तावना, ये संविधान के अंदर क्या क्या अनुच्छेद है, कितने भाग है, संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये मूल अधिकार याद कर लेना। फिर नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, भाग 4 क के अंदर, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा क्या है, शक्ति विभाजन। बोलो मेरे साथ साथ, अपने आप याद होगा, याद होना पड़ेगा। अनुसूचियां 12, जिसमें आपकी 5वीं, 7वीं, 8वीं में भाषा, 10वीं में दल बदलन, 11वीं 12वीं में ग्राम पंचायत और पंचायती राज। संविधान के स्रोत याद कर लेना, जिसमें मूल अधिकार मोस्ट है। ठीक है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह। और इसके अलावा बात करूं तो मैं समवर्ती सूची है, आपातकाल वगैरह, और संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य। अब ये जो रसिया से याद रहेगा ना सभी को, धन्यवाद। और ये पूरा ही संविधान बता दिया यहाँ पे। अब पीछे कुछ बचा है तो बता दो, ऐसी क्लास तुम्हें यूट्यूब पे कहीं मिलेगी नहीं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, सारी क्लासें लगा दूंगा, पॉलिटी क्या, हिंदी क्या, कंप्यूटर क्या। रुको, प्लान लीक नहीं करूंगा, बहुत जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बार 2 मिनट बात कर लेता हूँ, वैसे भी 1 घंटा हो चुका है टाइम। आप सभी साथी, दिन में भी 3500 से ज़्यादा बच्चे लाइव आए, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और कोई डाउट है तो बता दो, 2 मिनट बात कर लेता हूँ तुम लोगों से। वैसे भी वो गाँव कब आ रहा है, हमारे गाँव से एक बालक है, मेरे को मैसेज कर रहा है, मैं गाँव नहीं गया। मेरे पिताजी गाँव में, पिताजी ने खूब मेहनत की हम लोगों के लिए, हमें पढ़ाया लिखाया। एजुकेशन का महत्व मैं समझता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, इवन आज तक भी खेती का काम करते हैं, आज तक भी, अभी भी करते हैं। लेकिन मैंने वो प्रेशर पूरा ही घटा दिया। मैंने कहा अब आप मेहनत मत करो, आप आराम करो। तो खूब मेहनत की खेती किसानी पिछले 50 साल से। मैं जानता हूँ एक किसान मध्यम वर्ग का जो बच्चा है, उसके लिए सरकारी नौकरी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। वो अगर नौकरी में लग गया तो पूरा परिवार सुखी होगा। 55,000 54,000 पोस्ट के पीछे अगर बात करें, हर एक परिवार में 5-7 मेंबर की बात करें तो 2.5-3 लाख लोग सुखी होंगे। मैं अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लूँ आपके लिए, बाकी तो आपकी मेहनत है, मैं तो क्या ही क्रेडिट लूँ। लेकिन मैं वो दिन जानता हूँ, वो दुख भरे दिन, वो मेहनत के दिन, माँ बाप कैसे मेहनत करते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है ना। शौहरत की धूप में जलूंगा नहीं, भरोसा रखो, अभी तो मैं बहुत लंबा चलूंगा। इसीलिए कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में नंबर 1 हो चुका है माइंड मैप, आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। और पूरे राजस्थान की 10 से 20 साल पुरानी कोचिंग संस्थान को पीछे छोड़ के सिर्फ 1 साल में टेलीग्राम ग्रुप नंबर 1 हो चुका है। और यूट्यूब पे अगले साल नंबर 1 हो जाऊंगा, चिंता ही मत करो। ये सब आप लोगों का प्यार है कि आप सही कंटेंट जहां मिलता है, जहां से क्वेश्चन मिलते हैं, आपको भरोसा हो चुका है। देसी घी में और डालडा में अंतर आपको पता चल चुका है, तो जीवन में सक्सेस हो ही जाओगे। आपको धोखा कहीं मतलब लग जाए कि यहाँ हो सकता है कि यहाँ किस तरीके से कोर्स है, वो आपका निर्णय होना चाहिए, कहाँ कोर्स ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। मैं हकीकत के बारे में बताता हूँ। जब भी आप लोग निर्णय करें पढ़ने का, तो ये सोचें क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसी वजह से माइंड मैप अब 7 लाख का हो रहा है भाई, 1 साल के अंदर अंदर। इतने सारे बच्चे किसी भी यूट्यूब चैनल पर आज तक नहीं जुड़े, इतने फास्ट। ये सब माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स हैं, बाकी मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, है ना। ठीक है, एडमिट कार्ड अभी आ जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड अभी आ जाएंगे। मैं भी आप लोगों के बीच में से ही हूँ, आप जैसा ही हूँ, किसान का बेटा हूँ। ठीक है, जमीन से उठा हुआ हूँ, कोई मुझे बचपन से ही मुंह में सोने का चम्मच नहीं मिला। जो भी किया आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की बदौलत किया। तो दिन में थोड़ा सा आप 2 मिनट बात कर लेता हूँ, लास्ट फिर विदा लेता हूँ। बहुत सारी क्लासेस तैयार करनी है अभी, तो मुझे अभी हमारे पास खूब टाइम है। 7 दिन मतलब
साल भर जितनी मेहनत कर सकते हैं। आजो आजो, कितने नंबर पर सिलेक्शन आ रहा है? सिलेक्शन छोड़ो, ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है, बस करवा देंगे। अभी तो सिलेक्शन की बात, अभी तो 7 दिन पड़े हैं। चलो धन्यवाद। और कोई डाउट है तो पूछ लो, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आप लोग क्या कहना चाहते हो। बाकी बेफिक्र रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है अभी तक तो, ठीक है। थैंक यू।